अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को। सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। नया दिन है, नई सुबह है और हसीन सी सुबह पर हमेशा रब की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी नेमतें हैं वो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करना, थैंक यू कहना भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम बहैसियत इंसान भी देखें तो एक दूसरे के लिए जब कुछ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, अकीदा है कि जब आप रब की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो हमारी नेमतों में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ हो, बहुत सारी मुश्किलात और जो कठिनाइयाँ हैं, जो बहुत सारी आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम हल हो जाएं और आप बहुत खुश उसलूबी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सेहत भी दे और हेल्थी रहें आप, और रब की तमाम नेमतों को एंजॉय करें। और मौसम जो है, मौसम का हाल जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि समर्स में डिफरेंट तरह के हमें कलर्स तो दिखाई देते हैं, इसकी अपनी एक रंगीनी है, अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है उससे अपडेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के वेदर की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बीमार भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सर दर्द का होना, मतली का होना, दिल का बेचैन हो जाना, घबराहट होना, इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी आम हो गई हैं। हीट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप कोशिश करें कि एहतियाती तदबीर को फॉलो करते हुए अपने घर से बाहर निकला करें, और घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल साथ में लेकर ज़रूर निकलें। ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा प्यास लगे, बहुत ज़्यादा जब आपको वो एक चीज़ फीलिंग, जो प्यास की जो फीलिंग है ना, वो आने लग जाए कि अब आपका हल्क भी खुश्क है, आपकी ज़ुबान और होंठ भी खुश्क है, तो तभी आप पानी पिए। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने वक्फे वक्फे से जो है वो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आपने पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी भी तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उसमें लेमन का और थोड़ा सा सॉल्ट का जो है वो थोड़ा सा उसका पोर्शन रखें, ताकि जो है आपके बॉडी की नमकियात वो बैलेंस रह सके। क्योंकि स्वेटिंग की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो लो फील करने लगती है, आपको गर्मियों में कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता। उसके पीछे की बड़ी वजह ये होती है कि हम जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और उसके अलावा जो है वो खाने में कुछ नहीं खाते। सिर्फ पानी नहीं पीना, आपने अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है, फ्रूट्स भी खाने हैं। और साथ ही साथ जो है अगर फ्रूट्स वगैरह नहीं आप मतलब बहुत सारे ऐसे हम महंगाई भी तो बहुत सारी बढ़ गई है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हमारे घर में अक्सर मौजूद नहीं होते हैं, तो सब्जियों का जो है वो मुनासिब इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो है वो आपकी सेहत बरकरार रह सके। फैब्रिक अच्छे से अच्छा पहने जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गर्मी में, मैं देख रही थी, कल भी मैं जा रही थी तो मैं देख रही थी दोपहर का वक्त था और इतनी सख्त धूप थी, और दो मियाँ बीवी जो आई एम श्योर के वो हस्बैंड एंड वाइफ ही होंगे, बाइक पे जा रहे थे और बच्चे के सर पे ना कैप थी, ना उसके पाँव में जो थे जूते थे, और छोटा सा बच्चा था, और मेरा ख्याल है कि कोई 1 साल का वो बेबी होगा, और इतनी शदीद धूप थी। तो खुदारा जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो अपने बच्चों को अच्छे से कवर करके निकलें, उनके सर पे जो है वो कैप पहनाएं, उनको कोशिश करें कि कोई अम्ब्रेला रख लें, छाता रख लें, ताकि उनको जो है वो आप सख्त गर्मी में भी जो है वो डायरेक्ट धूप की छुआओं से उन्हें महफूज रख सकें। क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े मासूम होते हैं, नन्हे मुन्ने से होते हैं, तो वो खुद तो मुंह से नहीं बोल सकते, उनकी ज़ुबान से वो तो थोड़ी ना बोलेंगे कि गर्मी लग रही है अम्मा अब्बा मेरे सर को थाम दो। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल आपने खुद रखना है। पेरेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बच्चे सबसे पहले जो है वो अपने घर से चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, फिर वो जो है वो स्कूल्स का रुख करते हैं। स्कूल्स में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके मिजाज होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े शरारती होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बड़े काम एंड कूल होते हैं और जो है वो बड़ा चुपचाप अपनी पढ़ाई करते हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। रादर हम दूसरी तरफ देखें इन्हीं के कंपैरेटिवली तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी होते हैं जो चीज़ों को जिन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, वो चीज़ों को सोच समझ कर और बहुत बार उनको समझाना पड़ता है। अक्सर हम कह देते हैं ये बच्चा बड़ा नालायक है, ये बच्चा जो है ये पढ़ने के में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके पीछे की रीज़न क्या है, उसके पीछे का जो वो उसका रवैया है, उसको जो उसका स्टडी की तरफ उसका ना रुझान होना, इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती हैं वो कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे बच्चों को जो है अक्सर औकात एक टर्म यूज़ की जाती है स्लो लर्नर्स किड्स।
तो ये स्लो लर्नर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इसके ये क्या है? एक्चुअली वही चीज़ है जो हम कहते हैं कि बच्चे नालायक हैं, इनका पढ़ाई में जो है वो दिल नहीं लगता, दिमाग नहीं चलता, बाकी कामों में दिमाग चलता है, ये वो बहुत सारे टर्म्स हमने खुद बनाए होते हैं। तो इसकी एक्चुअल क्या वजह है और इस चीज़ों को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? इसमें पेरेंट्स का, पेरेंटिंग का और टीचर, इनका कितना अहम किरदार हो सकता है और इससे हमारे क्या रवैये जो हम अपने घर में जो जिस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो चीज़ें भी बच्चे की पढ़ाई पे जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं? इन तमाम मौजूद पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अशरफ, एजुकेशनिस्ट हैं, डायरेक्टर ट्रेनिंग्स एसोसिएशंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं और डायरेक्टर कम्युनिटी वेलनेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? I'm good, I'm fine. थैंक यू सो मच कि आप वक्त निकाल कर आए और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव है और आई एम श्योर कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके बच्चे का अगर कोई भी रवैया है प्रेजेंटली तो उसके पीछे की क्या वजह है। स्लो लर्नर्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अक्सर कह देते हैं बच्चा नालायक है, ये दिमाग नहीं चलता, ये नहीं करता। क्या ये वाकई ऐसा होता है? क्योंकि अल्लाह मियां ने तो सबको एक जैसा दिमाग दिया है, एक जैसी जो है वो बॉडी में एनर्जी भी दी है, सब चीज़ें दी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बच्चों की एक्टिविटी और उनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। तो स्लो लर्नर्स आपके लिए क्या है? अच्छा, आपने एक तो खुद ही बड़ी खूबसूरत बात कर दी है कि कोई बच्चा अभी नालायक नहीं होता है। दिस इज डिसरिस्पेक्ट टू अ चाइल्ड कि हम उसको नालायक कहें। मैंने तो अपने तालीमी इदारों के अंदर ये लफ्ज़ टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर बैन किया हुआ, डोंट नेवर यूज दिस वर्ड, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। और दूसरा आपका शुक्रिया, आज आपने वाकई मेरे पसंद का मौजू चुना है। वैसे तो मैं आता रहता हूँ, आप मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करती हैं। तो उर्फ़ आम में जो है सादा सी ज़ुबान में बात करें तो स्लो लर्नर्स ऐसे बच्चों को कहा जाता है जो एकेडमिकली नंबर कम लेते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डल हों, ये उनका इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल भी हो सकता है और इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन एकेडमिकली जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं तो उनको स्लो लर्नर्स कह दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बता दिया जिनके एकेडमिकली नंबर कम होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चे के जो है वो ऐसे भी बच्चे होते हैं, आजकल हम बच्चों को याद करवा देते हैं, बच्चे मार्क्स भी अच्छे लेते हैं, लेकिन उनके कुछ रवैये इस तरह के होते हैं कि वो क्लास में बैठे थोड़े से बोझल हैं, क्लास के अंदर की किसी एक्टिविटी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हम क्या इसके अलावा भी इसके कोई सिम्टम्स हैं कि बच्चे के कोई एटीट्यूड में या बच्चे के जो है वो क्लास में आने जाने, पढ़ाई में, एक्टिविटी में, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बच्चे स्लो लर्नर्स हैं? अच्छा, आपके पहले और दूसरे सवाल को मैं मिला के जवाब देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि कोई बच्चा भी लायक या ना लायक नहीं होता। जो जदीद साइंस है वो ये कहती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, कि उसके जो है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में फ़र्क है। अनटिल कोई बच्चा कोई मेंटली रिटार्डेड हो या कोई उसको कोई जहनी मसला हो, वो एक अलहदा बात है, लेकिन अदरवाइज कोई बच्चा कम जहीन या ज्यादा जहीन नहीं है, उसकी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में फर्क है। तो फिर इसके पीछे क्या? जी जी जी, जो एक मेंटोर है, टीचर है, पेरेंट्स है, दिस इज देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस स्किल को, उस खसूसियत को आइडेंटिफाई करें और उसी पे वर्क करें और उसी फील्ड में उसको आगे लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। और अगर इसके स्लो लर्नर्स होने के पीछे की हम रीजंस पे नजर डालें तो रीजंस क्या हो सकती हैं, वो आप मुझे जरूर बताएं। क्या हमारे टीचर्स के भी कुछ ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं जो बच्चे को इफेक्ट करेंगे, या फिर क्या वजूहात हो सकती हैं, वो आप मुझे बताएं। जी, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पे PhDs हो चुकी हैं, लेकिन वालिदैन के लिए मैं सादा और आम फहम ज़ुबान में बात करूँगा। एक तो ये हो सकता है कि बच्चे के मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे आजकल ADHD है, आउट ऑफ 10 1 स्टूडेंट ADHD का पेशेंट हो सकता है, पेशेंट कह लें या सफ़र कर रहा होता है। तो वो स्लो लर्नर इस वजह से होता है कि किसी चीज़ पे एक देर तक तवज्जो वो फोकस नहीं कर पाता। ठीक है। तो दूसरी रीजंस आमतौर पे ये चल रही हैं कि बच्चे डीमोटिवेटेड होते हैं। डीमोटिवेशंस की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैं अभी आपको एक रीसेंट केस स्टडी सुनाऊँ, मैं तालीमी इदारे चला रहा हूँ, तो व्हेन वी डेल्व डीप इनटू माइंड ऑफ स्टूडेंट, उसके साथ बहुत सारे सेशंस किए, तो एंड पे पता चला कि बच्चे के जो फादर हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं और उन्होंने बच्चे के जहन में ये बात डाली हुई है, बेटा कोई बात नहीं, मैंने आपको 2-3 साल तक मुल्क से बाहर अपने पास बुला लेना है। अच्छा। तो वो बच्चे के पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कोई पढ़ने के लिए। वो मतलब बच्चा को टाइम फेस पूरा करने के चक्कर में कि 2 साल पूरे हो गए और मैं अपने अब्बा के पास, टीचर मेंटोर जो मर्जी करता रहे, अनटिल अनलेस उस रीजन को दूर नहीं करेंगे। फिर बास बच्चे होते हैं
अभी जस्ट 2-3 डेज बैक मैंने एक बच्चे स्लो लर्नर से ही पूछा कि बेटा आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, उससे मुख्तलिफ सेशंस किए, तो एंड पे ये पता चला पढ़ने का क्या फायदा है, मेरे फ्लांग कजन्स को भी जॉब नहीं मिली। अच्छा। या कोई फैमिली में वो कोई, और ये किस क्लास के स्टूडेंट्स से आपकी बात है? 9-10th के बच्चे। तो अनटिल अनलेस हम जब तक स्टडी की, तालीम की अहमियत उसके जहन में अटैच नहीं करेंगे तो हमें वो मतलूबा नताइज नहीं निकल सकते। इसके अलावा जो है मे बी और भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। सिंगल पेरेंटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा मसला है, डिवोर्स रेशो सोसाइटी में बहुत बढ़ गई है, फैमिली इश्यूज होते हैं, ये बच्चे के जहन पे बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सब बच्चे के जहन पे आजकल बहुत ज़्यादा दबाव हैं, स्कूल के अंदर जाता है, सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 30 साल 25 साल पहले, 20 साल पहले मिक्स्ड एबिलिटीज के बच्चे क्लास में बैठे थे, मिस सोशल स्टेटस होता था उनका, क्योंकि बहुत वेल ऑफ बच्चे होते थे, मिडिल क्लास के बच्चे होते थे और लोअर मिडिल क्लास में भी, लेकिन उनमें ये नहीं होता था कि तुम्हारा फादर क्या है, मेरा फादर, दे रिस्पेक्ट वन अनदर, क्लास स्टेटस कॉन्शियस नहीं थे। ये चीजें भी बच्चों पे बहुत बुरे असर डालती हैं। तो ये सारी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, ये आपने वो तमाम चीज़ें बताई जो बच्चा घर से देखता है या स्कूल में अपने इर्द गिर्द के स्टूडेंट से देखता है। अक्सर हमने कुछ रवैये एक जर्नल देखे हैं बहुत सारे स्कूल्स में कि टीचर्स के कुछ बच्चे फेवरेट होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ खामखा कुछ टीचर्स को जो है वो चिढ़ होती है, बच्चे उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ये चिढ़ होना तो कोई अच्छी टर्म नहीं होगी, लेकिन ये होता है कि बच्चे शायद उस तरह से अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या ये वजह भी बनती है कि जब वो इस तरह का बिहेवियर देखते हैं कि वो खुद ही एक बाउंड्री अपने और अपने टीचर के दरमियान में रखते हैं और टीचर की किसी दूसरे बच्चे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट या ज़्यादा उनकी तवज्जो उस तरफ देखते हैं, तो इस वजह से भी इस तरह के जो है वो रवैये हमें दिखाई देते हैं, या इस तरह का बच्चे के अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं? क्या ये वजह हो सकती है? जी, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। जिन क्लासेस में और जो टीचर क्लासरूम में जस्टिस नहीं करते हैं, तो ये पढ़ाई तो अलहदा बात है, बच्चे की कंप्लीट पर्सनालिटी उससे जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग वर्स इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर आते हैं। बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, उसके बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब क्लास में चंद बच्चे टीचर्स ने बाज़ बिल्कुल ये होता है, और ऐसा जो होता है अनट्रेन्ड टीचर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये और क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें सिर्फ बच्चे या पेरेंट्स नहीं बल्कि टीचर्स, और जैसे कि अभी मुनीर साहब ने बात की है कि अनट्रेन्ड टीचर्स, तो इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज का मौजूद जो है वो बड़ा ही खास है क्योंकि हम देखते हैं कि समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ही बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज होती हैं, उनके सीखने की जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो हर बच्चे की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, जिनको हम स्लो लर्नर्स कहते हैं। स्लो लर्नर्स जो है कंपैरेटिवली बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, इसकी बजाय कि आप ये बोलें कि बच्चा बड़ा नालायक है, ये तो जो है कम अक्ल है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, तो इस तरह के वर्ड्स भी जो है वो बच्चों को बहुत पिंच करते हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी को जो है वो हार्मफुल उनका इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोशिश क्या करें कि बच्चों के साथ जब भी आप बात करते हैं तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें, इस तरह के अल्फाज का जो है चुनाव करें जो बड़ा ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ही ज़्यादा उनको समझने में आसानी हो सके। और साथ ही साथ पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स है, हर बच्चे की जो लर्निंग स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो ये बड़ा ही एक हसास मौजूद है जिस पर हम बात कर रहे हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और जो है इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप भी एक पेरेंट हैं और इस चीज़ को जो है बड़ा अच्छे से रिलेट कर पाते होंगे कि बच्चों की जो है वो स्टडी में स्पीड की डिफरेंट जो है बच्चों की स्पीड होती है, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि अगर फलां का बच्चा बहुत एक्टिव है, वो A+ ग्रेड लेकर आया है तो हमारे बच्चे को भी उतने ही लाने हैं। ये कंपटीशन, ये इस तरह की जो भीड़ चाल है, ये बच्चों को कितना ज़्यादा मुतासिर करती है? कंपैरिजन जो है बच्चों का किसी सूरत नहीं करना चाहिए। इवन कि अपने बच्चों के माबैन भी आपने कि उसके नंबर ज़्यादा हैं, आपके कम हैं, वो भी बच्चों में एहसास कमतरी मैं समझता हूँ पैदा करता है कि शायद मैं पता नहीं क्या कर बैठा हूँ जो मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हो सकता है किसी और चीज़ में वो बच्चा ज़्यादा बेहतर हो बाकी औरों से।
हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे किस बच्चे में कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। ये एज अ पेरेंट भी और एज अ टीचर भी पूरी क्लास को बहुत ज़्यादा। अच्छा, टीचर की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली बच्चों पे फोकस नहीं करते कि उनमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो उसको सिर्फ उसकी नंबर शीट देखते हैं। अच्छा, टीचर जो है वो चूंकि कम्युनिकेट कर रहा होता है उनसे, वो सबक सुन रहा होता है, उन्हें पढ़ा रहा होता है, उन्हें सिखा रहा होता है। तो हमारे यहाँ जो एक अलमिया यह है कि हमें बच्चों को एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी करवाई जाती है, हमें रियल लाइफ के लिए तैयारी नहीं करवाई जाती। हमारे बच्चे जो हैं वो नंबर शीट उनकी अच्छी हो सकती है, बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जैसे ही वो सोसाइटी में जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो फेलियर उनका सामना कर रहा होता है क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया, ये सिखाया, ये बताया नहीं गया कि आपने सोसाइटी को किस तरह फेस करना है। तो हमारे यहाँ बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मैट्रिक में बच्चा टॉप करता है, एफएससी में बच्चा कई नंबर ले जाता है, लेकिन बाद में हमें सोसाइटी में कहीं नज़र नहीं आया प्रोमिनेंट। अब देखिए ना, पिछले 10-12 साल से जो बच्चे मोर देन 90% नंबर ले रहे हैं, तो इसका मतलब 10-15 साल बाद अब इस मौका पर तो उन्हें पाकिस्तान का कोई नाम होना चाहिए था ना, कोई फेस होना चाहिए था, लेकिन हमें वो फेस नज़र नहीं आते क्योंकि सिर्फ वो उनकी नंबर शीट थी, उनके पास उतनी शायद कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं थी कि अपने आप को, वो कहते हैं ना, लोहा मनवा सके। तो हमने कितने टॉपर्स पैदा किए बोर्ड ने, इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में, लेकिन वो 10 साल बाद कहाँ खड़े हैं ये हमें कहीं नज़र नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ हमने उसको, वो जो है ना कि हमने किताबों से रटे लगवा के पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी करवा के इंजेक्ट कर देते हो, तो वो वक्ती तौर पे तो होता है। मतलब ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर छोटा बच्चा है ना, वो एक दिन स्कूल से छुट्टी भी कर लेगा ना, तो माँ कहेगी जी छुट्टी नहीं करवानी, इसकी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि उसकी मदर से फॉर एग्जाम्पल कि आप बताएं कि आपने पहली क्लास में जो पढ़ा था आपको याद है? तो किसी को याद नहीं होता कि हमने पहली क्लास में, दूसरी में क्या पढ़ा था। हमारे जो हमने सीखा क्या, उससे हमने लर्न क्या किया, हमने उसको यूटिलाइज कहाँ किया, ये सारी चीज़ें ना। जैसे हम वो जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, कोई टेस्ट वगैरह जो ग्रेजुएशन या इंटर के बाद होते हैं, तो उसमें होता है एवरीडे साइंस। तो हमने साइंस की कितनी चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने इर्द गिर्द देखा है, वो बच्चों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जो एवरीडे साइंस हम ISSB या किसी और सब्जेक्ट के लिए तैयारी करते हैं ना, वो एटलीस्ट मैट्रिक के हर बच्चे को पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, कि हमारी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट हैं, वो हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो हमारी हर चीज़ में, हमारी स्पोर्ट्स से लेकर हमारी कुकिंग तक, हर चीज़ में वो चीज़ें हैं कि साइंस का यहाँ तो कोई रिएक्शन हो रहा है। या देखें कुकिंग में जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, या क्रिकेट में हम पढ़ते हैं कि बॉल की स्पीड क्या है, तो जो शॉट लगाई तो 6 कितना दूर जाके गिरा है। तो ये सारी फिजिक्स के मुख्तलिफ कवानीन हैं इसमें। तो इसी तरह से जब हम कोई जो कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं उसमें नमक डालते हैं तो गैस क्यों निकलती है, तो हमें रिएक्शन, हमारे हर जगह पे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम बच्चों को बताते नहीं हैं कि ये क्या है। तो आम तौर पर यही मैं समझता हूँ फेलियर है हमारी एजुकेशन का, कि हम बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, रियल लाइफ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी ओवरऑल अपलिफ्ट के लिए तैयार नहीं करते। बिल्कुल ठीक है मुनीर साहब, मैं बल्कि जहांगीर की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे उन्होंने एक बात जो है उसे हाईलाइट किया और उससे मैं भी बहुत हद तक इत्तेफाक करती हूँ कि वो बच्चे जो 90% 95% लेकर आ रहे होते हैं, वो कहीं हमें लाइफ में आगे सक्सेसफुल कोई गोल अचीव करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या स्लो लर्नर्स की रेस में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो वक्ती तौर पर, तो जिनके पेरेंट्स या टीचर्स जो है वो सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि हम बच्चे पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, बच्चे जो है रट्टा सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा आम है। तो क्या सिर्फ वो स्लो लर्नर्स है, जैसे कि आपने पहले डिफाइन किया कि जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उसके घर के रवैये, उसके पेरेंट्स के रवैये, इर्द गिर्द उसका रवैये, या क्लासरूम में टीचर का, क्या ऐसे ही बच्चे सिर्फ स्लो लर्नर हैं, या दूसरे अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऐसे बच्चे जो वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में वो बड़े स्लो लर्नर्स हैं? जी, इसमें मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करूंगा कि मैं एक तालीमी इदारे चला रहा हूँ, तो उसमें हम लोगों ने अपने पुराने अलमनाइज को बुलाया जो बच्चे 20 इयर्स बैक, 25 इयर्स बैक मैट्रिकुलेशन कर चुके थे। टू माई सरप्राइज ऐसे बच्चे जो एवरेज थे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा लेते थे और जो है वो डिबेट्स करते थे, स्पीच, ड्रामाज में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे। हालांकि एकेडमिकली उनके मार्क्स कम थे, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ दे वर मच मोर सक्सेसफुल, ज़्यादा सेटिस्फाइंग
और हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। स्लो लर्नर बाज़ ये स्लो लर्निंग एक लर्निंग स्टाइल भी हो सकता है। बाज़ बच्चे हैं ऐसे भी होते हैं जो बहुत डेप्थ में जाके चीज़ को स्टडी करते हैं एंड दे आर कंसर्न विद वाई ऑफ एवरीथिंग। जाहिर है फिर उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो थोड़े को बहुत अच्छा सा करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। स्लो लर्नर हमेशा मे बी दे आर एकेडमिकली उतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन कंसेप्चुअली समटाइम दे आर मच मोर स्ट्रांगर देन दोज हु क्रैम और जिनके पास टेक्निक्स आ जाती हैं कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लेने हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से हम जो है गुफ्तगू को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे और टीचर्स और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और स्लो लर्नर्स किड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि सुस्त रवि का, अगर मैं बताऊं कि सुस्त रफ्तार के साथ जो है वो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। कुछ लोग जो है बड़ा टाइम देते हैं बच्चों को जो है वो समझने में कि क्या चीज़ इर्द गिर्द हो रही है, लेकिन जब वो समझ लेते हैं तो फिर इतना एक्सीलेंटली वो परफॉर्म करते हैं कि कोई भी उनको जो है वो कम्पीट नहीं कर पाता, कोई भी उनको बीट नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लास में अगर 10 बच्चे मौजूद हैं और उनमें से कोई 2 या 3 बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, तो फिर टीचर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनको किस तरह से टीचिंग स्ट्रैटेजी उनकी क्या होनी चाहिए, क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए जिसके जरिए उन बच्चों को भी दूसरे बच्चों के साथ लेकर चल सके। मुनीर साहब, इसमें तो जाहिर बात आपकी एक्सपर्टीज है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो उनको यूज करनी चाहिए। अच्छा, क्लासरूम में जो स्ट्रेटेजीज हैं ये एक अलमिया है हमारा। मोस्टली पाकिस्तान के 95%, 98% टीचर्स ये समझते हैं कि बस किताब को उठाना, रीड कर देना उसको, या थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देना वाइट बोर्ड पे, दिस इज़ टीचिंग। मैं माजरत के साथ हो सकता है कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, जो मैं लेक्चर मेथड है, मैं अपनी टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान अपने टीचर्स को मैं कहा करता हूँ कि ये कर्स है। दिस इज़ द कर्स जिसने हमारे मुल्क को, हमारे तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया। टीचर अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर वैरायटी नहीं लेके आ रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि टीचर्स को ये कहा करता हूँ कि आपने ये समझना है कि आपकी क्लास में गूंगे, बहरे और बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, अंधे हैं। आपने ये जहन में रख के पढ़ाना है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। यानी कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो करके परफॉर्म, आप उनसे परफॉर्म करवाएंगे तब सीखेंगे, कुछ बच्चों को आप सुनाएंगे चीज़ वो सीखेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें हर बच्चे के अंदर होती हैं। किसी में ये कैपेसिटी बड़े भाई वाली होती है, छोटे भाई वाली, उससे छोटे भाई वाली, लेकिन तीनों तरीकों से बच्चे सीखते हैं। कोई 20% विजुअल से सीखता है, कोई 40%, कोई 60%, लेकिन ये तीन ही तरीके हैं। लेकिन तीनों को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह कुछ बच्चे हैं इंटरपर्सनल होते हैं। इंटरपर्सनल होते हैं वो बच्चे ग्रुप में काम करना बेहद पसंद करते हैं। आपको चाहिए उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें। तो आप टीचर्स जो हैं जब काम करवाएं तो ग्रुप वर्क के अंदर ज़रूर काम करवाएं। इसी तरह बाज़ बच्चे होते हैं इंट्रापर्सनल बच्चे, इनको बोलते हैं। वो बच्चे उस वक्त ज़्यादा काम करते हैं जब इनफरादी तौर पर उनको टास्क दिया जाए। इनफरादी तौर पर जब आप टास्क देते हैं उनको, वो टास्क को परफॉर्म करके बहुत राहत और खुशी महसूस करते हैं। तो ये हमें जो हमारा टीचर है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए बच्चे का इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं उसी मुताबिक उसको डिवाइस करनी चाहिए। फिर जो टीचर्स गलती कर रहे होते हैं वो ये है कि हाई टारगेट्स बच्चों को दे देते हैं। जो स्लो लर्नर है, ज़रूरत इस अमर की होती है कि वक्ती तौर पे आप उनको उनके गोल्स लिमिटेड कर दें, थोड़ा दें, और थोड़े से टास्क को थोड़े थोड़े चंक्स में डिवाइड कर दें। ऐसा हमेशा के लिए ना करें, लेकिन कुछ अरसे के लिए। जब वो छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है और फिर वो ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों को अप्रिशिएट करना, अच्छा फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। मैं टीचर से कहा करता हूँ, जो मैंने कहा अगर ये आपने लेक्चर मेथड की कर्स को अडॉप्ट ही करना है तो इसके अंदर ही चलें, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिए। कि हमें साइंस ये बताती है कि बहुत ज़्यादा किसी भी शख्स का जो अटेंशन या फोकस स्पैन है
वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं होता। हमारा जो टीचर है, पाकिस्तानी टीचर है, वो लंबा लेक्चर दे रहा होता है, वो बेचारा मेहनत कर रहा होता है, जिसको नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं, लेकिन वो इस मुगालते का शिकार होता है कि आई एम वेरी कॉम्पिटेंट और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपने शोबे के हक और तकाजा पूरा कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास टेक्निक नहीं होती है। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपने चलें इसी तरीके से पढ़ाना, चलो इसमें थोड़ी सी अल्टरेशन कर लें आप। आफ्टर 2-3 मिनट्स के बाद आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछ के उससे फीडबैक लें, आप जानें कि बच्चे ने कितना सीख लिया। और दूसरा, बच्चा ट्रैक पे भी रहता है, डी ट्रैक नहीं होता। और वो थोड़ा सा जब उसे पता होगा ना कि 2-3 मिनट के बाद मेरे से क्वेश्चन होगा, तो वो अटेंटिव होकर आपकी वो 2-3 मिनट की बात को ही सुन लेगा। जिस तरह के मुनीर साहब बात करें ना ट्रेनिंग की, जहांगीर मुझे तो इर्द गिर्द इस तरह से हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग दिखाई नहीं देती। बहुत कम जो है स्कूल्स में या अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में होती होगी टीचर्स की ट्रेनिंग, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें और स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें तो इस तरह की ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देता। अच्छा, ये वैसे बहुत लोगों में गलत फहमी है, जैसे आप में है कि गवर्नमेंट स्कूल की ट्रेनिंग नहीं होती। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल्स की होती है। फिर हमें टीचर वहां पे नीटिंग करती है इस क्लास रूम में क्यों दिखाई मैं ऐड करता हूं, जहांगीर भाई दुरुस्त कह रहे हैं कि ट्रेनिंग होती है। असल में ट्रेनिंग खाली इस चीज का नाम नहीं है कि आपने 2 घंटे की या 2 वीक की या 2 महीने की टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी है। आफ्टरवर्ड हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के में ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। उस ट्रेनिंग की डिप्लॉयमेंट को चेक करें, रिसर्च करें, कौन सी स्ट्रेटजीज हमारे माहौल के अंदर ज्यादा आई करेक्ट माई सेल्फ की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस तरह के रवैये जो है वो क्यों दिखाई देते हैं कि कुछ टीचर्स का कुछ स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते टीचर भी उसे फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है ये करते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में बैक बेंचर्स कहते हैं। इसमें ज्यादा चूंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत है टीचिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो मोस्टली वो टीचर्स हैं जो टीचर नहीं बनना चाहते थे। सबसे बड़ा अलमिया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हमारे स्कूल्स का। अच्छा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में किसी ना किसी हद तक वो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो आते हैं जी। स्कूल्स में बिलखसूस वो लोग आते हैं जो अपनी मास्टर्स के बाद उसको रेलेवेंट जॉब नहीं मिल पाती। वो क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री तो है, चलो टीचर बन जाते हैं। अच्छा, अपना कुछ बन नहीं सका तो किसी का बनने नहीं देना। तो अच्छा, तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये तो वो वाले टीचर्स हो गए ना। तकरीबन यही हाल है, क्योंकि कायदे-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट हर टीचर गवर्नमेंट का ऐसा है जो ट्रेनिंग ले चुका है। हेड्स की लीडरशिप ट्रेनिंग हो चुकी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सब्जेक्ट से रेलेवेंट ट्रेनिंग हो चुकी है, साइंस टीचर की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ट्रेनिंग हो चुकी है, प्राइमरी स्कूल टीचर की पीली प्रोजेक्ट के तहत इंग्लिश पढ़ाने के हवाले से ट्रेनिंग हो चुकी है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अलग से ट्रेनिंग हो चुकी है इंग्लिश पढ़ाने वालों की। इतने ट्रेनिंग के बावजूद अगर गवर्नमेंट स्कूल का बेड़ा गर्क है ना, तो उसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ टीचर है, क्योंकि टीचर और उसको वो टीचर जो अप्लाई नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं होता है टीचिंग में, लेकिन कुछ और ना मिलने की वजह से वो टीचिंग करने पर मजबूर होता है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और स्लो लर्नर्स चाइल्ड को किस तरह से जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें इदारे का कितना किरदार है, पेरेंट्स का कितना किरदार है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहांगीर, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को जो है वहीं से स्टार्ट करें और बताएं कि टीचर्स के पास अगर ट्रेनिंग मौजूद है, पूरा एक सिस्टम मौजूद है, फिर उसके बाद हमें क्यों इस तरह से जो है स्कूल्स में ऐसे टीचर्स के रवैये दिखाई देते हैं। क्योंकि उसकी वजह जो आपने बताई आपके मुताबिक वो ये है कि हमारे टीचर्स का इंटरेस्ट नहीं होता इस शोबे में, लेकिन क्योंकि वो अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो टीचर्स बन गए हैं और इस वजह से जो है पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाता है। अच्छा, हमारे पास ना बहाने बेशुमार हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर के पास कि जी हमारे से इररेलेवेंट ड्यूटियां ली जाती हैं, हमसे ये करवाया जाता है, सैलरीज अच्छी नहीं है ये। हालांकि उसका कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर से तो वो उनसे मेरे ख्याल के 10 गुना कम सैलरीज में अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ ये मामला है कि इंटरेस्ट की बात है। वही बात है कि जब गवर्नमेंट जॉब में कोई बंदा आ जाता है तो वो समझता है कि मैं जनाब जवाई बन गया हूँ, अब मैंने ही तलाक देनी है तो देनी है, उधर से नहीं कुछ होगा। तो ये मामला ऐसा ही है कि उसको पता है कि अब देखें, मैं कई टीचर से एतराज़ करता हूँ कि आपका जब भी एहतजाज हुआ वो हमेशा हुआ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। कभी किसी टीचर ने ये एहतजाज किया हो कि मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मुझे इररेलेवेंट ड्यूटी नहीं करनी, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि इनके पास बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, कमरा नहीं है, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइमली किताबें नहीं दी। कभी एहतजाज ऐसा नहीं देखा होगा आपने। मार नहीं प्यार का कानून आया
तो तब किसी टीचर ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि इसमें लिखा हुआ है कि आप बच्चे को वो कहते ना सख्त नजरें या उसको घूरना, देख भी नहीं सकते बच्चे को ऐसे, उसको मारना तो बहुत दूर की बात है ना, फिजिकल पनिशमेंट बात की बात है, उसको आप वो इस तरह अगर मुसलसल 2 मिनट या 1 मिनट वो देखेंगे ना तो वो भी आप पनिशमेंट दे रहे हैं उसको जी। तो ये अच्छा, हमारे जो गवर्नमेंट साइड के दोस्त हैं, मैं सब नहीं लेकिन कुछ उनको बहुत अच्छे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी पोजीशंस लेते हैं, अच्छे बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं डेडिकेटेड, लेकिन ज्यादातर जो टीचर्स हैं या उनको कोई इस चीज़ पे कुढ़न नहीं होती कि स्कूलों में बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं, वो कभी आपको इस चीज़ पे एहतजाज करते नहीं नजर आएंगे। दे आर वेरी हैप्पी कि समर है तो समर में मुकम्मल तौर पे स्कूल बंद हो जाए। जहांगीर साहब ने लास्ट ईयर प्रोग्राम किया था कि समर कैंप में स्कूल खुलने चाहिए, लिमिटेड इजाज़त होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स बड़े चैलेंजिंग होते हैं, उसके लिए साल का दौरानिया बहुत कम होता है। अब आप ये देखिए कि कभी आई फ्लू आ गया, कभी दहशतगर्दी की वजह से छुट्टियां, कभी बहुत शदीद गर्मी, कभी शदीद सर्दी, डिफरेंट तरह की ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। अभी हमारे दोस्तों पाकिस्तान में इस तरह से हमारे दोस्तों का ग्रुप जापान में गया तो वहां पे सर्दियों के अंदर बच्चों को उन्होंने शॉर्ट्स पहनाए हुए थे। अच्छा, सर्दियों में शॉर्ट्स। तो वो जाहिर है कि हम दोस्तों ने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से पूछा ये कि आप सर्दियों में बच्चों को शॉर्ट पहना रहे हैं? कहते हैं वी वांट टू मेक आवर नेशन टफ, कि वो वेदर्स को बर्दाश्त कर सकें। और फिर ये देखिए कि वहाँ जापान में हमारे दोस्तों का भी दोस्त है हमारे मिर्जा अब्दुल वहीद, वो काफ़ी डिटेल से उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी, वो वहाँ होके आए। तो पूरे जापान में पहला जो पीरियड है वो क्लीनलीनेस के ऊपर होता है। बच्चे अपनी जो है वो क्लासरूम को खुद क्लीन करते हैं और थॉरो सुपर क्लीनिंग करते हैं। जबकि वो मुझे याद है एक दफ़ा मीडिया पे खबर चल रही थी, एक बेचारी लाहौर की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने से बच्चों से कुछ थोड़ा सा स्कूल के अंदर काम करवाया, तो उनको जनाब वो शो कॉज मिला हुआ था और मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं। मैं कहता हूँ ऐसी हेडमिस्ट्रेस को आपको सलूट करना चाहिए जो बच्चों को कम्युनिटी वर्क सिखाती है। तो इसी वजह से हम बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाते हैं। अब आप मुल्क में और एक्चुअली बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो स्कूल से ही बिल्डअप होती है। अगर आप उसे कम्युनिटी में सर्व करना सिखाएंगे, बहुत ज्यादा उनके साथ हार्ड और हार्श नहीं हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटी। अब हमारे यहाँ ये तस्वुर आ चुका है मुल्क में कि जो सफाई करना है वो एक खास तबके की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। और अपने दुनिया के खूबसूरत मुल्क को हमने एक कूड़े के ढेर में बदल के रख दिया, सिर्फ इसी माइंडसेट की वजह से। हमारा बच्चा जैसा कल क्लासरूम का माहौल होता है वही मुल्क का माहौल होता है। तो हमें ये चीजें बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, अपने करिकुलम्स में चेंजिंग लानी पड़ेगी। बल्कि मुनीर साहब क्योंकि वक्त बहुत शॉर्ट है तो मैं चाहूंगी कि लास्टली हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो भी ऐड करें कि जितने भी स्लो लर्नर्स बच्चे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट में पेरेंट्स किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी समर वेकेशंस भी चल रही हैं। ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें बच्चों का और किताब का बिल्कुल ताल्लुक नहीं रहता, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ डिटैच हो जाते हैं। जी, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है जो मैं कहूँगा, अब आपको नेट पे या बहुत सारी चीज़ें इस पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं 27 ईयर से इस फील्ड में हूँ। चाहे मेंटोर वालिद है, वालदा है, टीचर है, बड़ा भाई है, सबसे अहम चीज़ ये है कि मेंटोर मेंटी के साथ, बच्चे के साथ अपना स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन डेवलप करें। आप उसके आइडियल बने उस स्टार्ट में। अगर आप उसके आइडियल नहीं बनेंगे तो बच्चे का जो क्रिटिकल माइंड है वो एक्टिवेट होगा। आप कुछ भी उसको करने को कहेंगे तो वो आगे से आपसे रीजनिंग करेगा वाई। तो सबसे पहले आपको बच्चे को इम्प्रेस करना, उसका दोस्त बनना बहुत जरूरी है। चाहे वो घर कोशिश करें कि घर के अंदर बनाए, समर वेकेशन है, घर के अंदर बच्चों को दोस्त बनाए, बहन भाई या वालिद वालदा, उसमें वक्ती तौर पे बच्चों की जो है वो सारी चीजें जो हैं वो आप मान लीजिए, उसके इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो बच्चा वक्ती तौर पे अगर हमारी जो टॉप टिप है वो यही है कि आप बच्चों के साथ इंटरनली अपनी जो कम्युनिकेशन है, बाउंड्रीज है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के मैदान से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि इस तरह से स्टार से आपसे मुलाकात करवाई जाए जो कि हमारे पाकिस्तान का बड़ा ही जो है वो नायाब एसेट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे हम किसी भी शोबे की बात कर लें, और स्पेशली जब स्पोर्ट की बात करते हैं तो चाहे वो क्रिकेट है या फिर स्क्वॉश है या फिर किसी भी तरह के गेम्स हुए, उसमें बहुत सारे हमें जो है वो प्लेयर्स दिखाई देते हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और भी चीज़ है
जिसे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिस पर हुकूमती सतह पर जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ जो है वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी स्पोर्ट पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी और साथ ही साथ सारी बातें कि जब भी हमारे पास कोई प्लेयर आते हैं तो हमारे साथ एसोसिएशन से रिलेटेड भी कोई पर्सन होते हैं जो कि इन तमाम मसाइल पर जो है वो गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं अपने दोनों मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फरियाद अली गुज्जर, एसोसिएट सेक्रेटरी डिविजनल एथलेटिक एसोसिएशन, और साथ ही साथ मोहम्मद जुहेब मौजूद हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद HEC मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और जिस तरह से मैंने बोला कि हमारे यहाँ खेल तो बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, आप इससे कितना एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री हूँ। तो माशाल्लाह हम जिस गेम में इन्वॉल्व हैं उसका नाम एथलेटिक्स है, तो मदर ऑफ गेम्स है इस गेम को कहा जाता है। तो हमारे तकरीबन 2014-15 से लेके हम ऑनवर्ड एथलेटिक्स करवा रहे हैं और मतलब पूरे डिवीज़न फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगह पे मुकाबले करवाते हैं और नए जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं उनको लेके आते हैं। और पहले हम इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, फिर मैं ज़रूर निशानदेही करूँगा कि हमारे मसाइल क्या हैं। बिल्कुल ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो हमारा एम जो है वो ये है कि हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उठाएं, स्कूल कॉलेजेस में उनको लेके फ्री एजुकेशन दिलवाएं और उनको एक सेहतमंद ज़हन और सेहतमंद जिस्म बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो फिज़िकली फ़िट होता है इंसान वही मेंटली फ़िट होता है। जी। तो आजकल चूँकि इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल और दूसरी गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, तो उनको हम अवेयर करेंगे, उनको ग्राउंड में लेके आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच्चे जो है ना वो बच जाएंगे। ई गेम से निकलने के ग्राउंड में लाना का हमारा मकसद है और उसमें हम कहीं हद तक कामयाब भी हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत हमारी एसोसिएशन जो है वो इस सिलसिले में अपनी मदद आपके तहत बहुत सारा काम कर रही है। और अभी रिसेंटली भी हमने जो मई गुजरा है इसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुकाबला करवाया है, इसमें 250+ एथलीट्स थे और हमने कैश प्राइज़ दिए और मेडल्स दिए। तो ये हमारा मकसद ये है कि रोड रेस करवाना ग्राउंड्स के अंदर, कि एथलेटिक्स बेसिकली 22 गेमों का जो मजमूआ है जिसमें लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, शॉर्ट पुट भी है, जेवलिन थ्रो, लाइक दैट आपने नाम सुना होगा अरशद नदीम, वो भी एक गांव से निकला हुआ नौजवान है और क्रिकेटर था। अब वो ओलंपिक हमारी पेरिस ओलंपिक्स में जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो ये जो गेम है बेसिकली ये हर गेम के लिए ज़रूरी है, आपके पास स्टेमिना होना ज़रूरी है, आपके पास इंड्योरेंस होना ज़रूरी है, आपके पास फिटनेस लेवल होना ज़रूरी है। तो ये एथलेटिक्स वाहिद गेम है जिसमें आप एक मेडल जीतते हैं तो वो आपका मेडल है। अगर आप हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और मतलब ग्रुप गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर 11 लोग खेल रहे हैं या 7 लोग खेल रहे हैं, वो एक मेडल कंसीडर किया जाता है। एथलेटिक्स के अंदर इंडिविजुअली मेडल है, एक बच्चा 100 मीटर जीतता है तो उसका मेडल है, एक बच्चा 1500 मीटर जीतता है उसका मेडल है। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अहम गेम है और इसमें हम हमारी जो बेसिकली जिस ग्राउंड में अब आप बात कर रहे हैं कि मसाइल की, अब हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं जड़ावाला रोड पे डूडीवाला एक इलाका है, तो वहाँ पर हम गवर्नमेंट स्टाफ कॉलेज की ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बेसिकली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से 7 यूनियन काउंसिल के अंदर एक भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। तो बच्चे कैसे मतलब गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलवस नहीं होंगे, बेजा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि हमारा क्राइम रेट में कल पढ़ा था 4% प्लस हो गया फैसलाबाद का। बिल्कुल ठीक। तो हम उसको ऐसा माहौल ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जिससे हम बच्चों को इस तरफ लाएं। क्योंकि हमारे साथ जुहेब भी मौजूद हैं, जिस प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, जारी बात है कि वो उससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और बहुत बार तो आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो जुहेब एज एथलीट आपको क्या लगते हैं कि आपके लिए किस तरह के चैलेंजेस है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? जी प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, क्योंकि गेम करनी होती है हमने, ग्राउंड भी इतना खास कोई नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इतनी फैसिलिटी नहीं दी हुई। ट्रैक क्योंकि जो हमारे घर से जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से तो बहुत दूर है। अच्छा। वहाँ आने जाने में काफ़ी मसला है, इसलिए हमारे पास जो ग्राउंड है हम उधर ही ट्रेनिंग करते हैं, तो काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं। डाइट का मसला होता है हमारा काफ़ी,
क्योंकि एक आम बंदा मतलब कि हाई लेवल की मतलब ट्रेनिंग हाई लेवल की कर रहे हैं, हाई लेवल के मुकाबले खेल रहे हैं, लेकिन हाई लेवल की डाइट नहीं खा सकते हम। हाँ, क्योंकि सारी बात है कि वो चीज़ें अब अपना बजट भी मैनेज करना। तो ट्रेनिंग में किस तरह की ट्रेनिंग्स आपकी शामिल होती हैं, और रूटीन में ट्रेनिंग्स मतलब अगर वीकली है तो कितने दिन जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, या हर रोज़ कुछ घंटे रखे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, वो भी थोड़ा सा बताएं। जी, हर रोज़ हम सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं और सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी करते हैं। और ज़्यादा ट्रेनिंग होती है हमारी संडे को, मतलब बाहर रोड रनिंग करनी होती है, उस दिन ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। बाकी जैसे जैसे कंपटीशन होता है उस हिसाब से जो प्रोग्राम होता है, जो सर लोगों ने करवाना होता है, हमें उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह इतनी हर्डल्स के बावजूद जो है बहुत सारे मेडल्स आपने गले में पहने हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा मेडल के हवाले से भी बताइएगा कि कौन कौन से मेडल अभी तक आप जो है वो विन कर चुके हैं। जी, मैंने मैट्रिक में था जब मैंने गेम स्टार्ट की थी, तो मैं पहले गेम इतनी मतलब शौक नहीं था इस गेम का, क्रिकेट वगैरह खेलता था ग्राउंड में। अच्छा। तो मैं उधर सर लोगों ने बात की कि तुम्हारे में टैलेंट है कि तुम ना इधर आ जाओ, कि मतलब ये गेम कर लो, एथलेटिक कर लो, क्योंकि भाग दौड़ता तो पहले ही था मैं। अच्छा। तो इन्होंने, लेकिन मैंने ना गौर नहीं किया इतना, ये कहते रहे कभी आ जाना कभी ना आना। फिर ऐसा ऐसा गेम स्टार्ट की, तो गेम बेस पे ही मैं कॉलेज में दाखिल हुआ। कॉलेज में फर्स्ट साल था मेरा और मैं बेस्ट एथलीट हो गया। मैंने 9 इवेंट किए, मैंने 22 इवेंट टोटल होते हैं, 9 इवेंट किए, जिसमें 7 में गोल्ड मेडलिस्ट रहा और बेस्ट एथलीट हुआ। फिर ऐसे ही दूसरा साल भी कॉलेज में मैं बेस्ट एथलीट हुआ और काफ़ी ज़्यादा इवेंट किए मैंने। ऐसे फिर यूनिवर्सिटी में मतलब कि फ्री हम एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं गेम की वजह से। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसी बेस पे HTC की तरफ से मैं नेशनल खेला हूँ और उसमें भी जूनियर मेडलिस्ट हूँ। क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपके शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ थी या कौन सी ऐसी स्पोर्ट पर्सनालिटी थी जिनको देखकर आप ही इंटरेस्ट आया और आपने सोचा कि नहीं अब मुझे जो है वो गेम करनी है? जी, इसलिए क्योंकि पहले क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में भी इतनी मतलब कोई थी नहीं, सिफारिश वगैरह ही, पैसा वगैरह ही चलता था, क्योंकि हम कमज़ोर घर से हैं शुरू से ही। तो इधर थोड़ी सी लालच भी थी कि चलो बंदा जीतता है, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। और सर लोगों ने भी काफ़ी मतलब मोटिवेट किया हमें। हाँ। तो इनकी वजह से इन्होंने मेहनत बहुत की हमारे ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ बंदे को खुद ही समझ आ जाती है कि क्या मेरे लिए ठीक है क्या नहीं ठीक। बिल्कुल ठीक है। और अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग के हवाले से, जैसा कि ज़ुहैब ने बताया कि ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, आपने भी मेंशन किया, उस वजह से जो है उन्होंने हाई फाई जो है वो ट्रेनिंग्स तो करनी होती हैं, लेकिन डाइट उतनी बैलेंस नहीं होती है। तो इस पूरी सूरत हाल में फिर ट्रेनिंग करवाना आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? जी, बहुत टफ है इस वजह से। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो फैसलाबाद 3 इज बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। जी। तो यहाँ पर एक ट्रैक मौजूद है जिसे आस्ट्रोटर्फ या मतलब टाटन ट्रैक बोलते हैं, तो वो जंग रोड पे मौजूद है। सबसे बुरी बात यह है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और ख़राब हो गया है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी जो ट्रफ है वो टूट चुकी है, बैलेंस हो चुकी है उसकी केयर ना होने की वजह से। प्लस ऊपर से जुल्म ये है कि उस पर एक फ़ीस है जो एक गरीब बच्चा नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर इफ यू कंफर्टेबल, वो फीस कितनी होगी? फीस वो एक बच्चे की तकरीबन 3500 रुपीज पर मंथ है, और अगर क्लब की बात की जाए तो वो 6500 प्लस है। तो जो बच्चा एक जंग रोड, मतलब मैं डूडीवाला से बिलोंग करता हूँ, एक बच्चे को लेके जंग रोड पे जाता हूँ, उसको फ्यूल चाहिए वहाँ जाने के लिए, फिर वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, अगर वो उसके पास फीस ही नहीं है। बेसिक तो हमारे जो एथलीट्स होते हैं ना, वो मिडल सोसाइटी से आते हैं, और उनमें सबसे बड़ी जो हमें हैडल्स आती हैं वो आती हैं डाइट की, क्योंकि एक एथलीट को नॉर्मल इंसान से ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए पहले एफर्ट करनी होती है। फिर प्लस अगर हमारी ग्राउंड अगर मौजूद ही है तो उस पर एक फीस है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमिश्नर साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर साहब से और बिलखसूस वज़ीर आला से कि वो चाहती हैं खेलता पंजाब हो, तो खेलते पंजाब के लिए उनको फैसिलिटेशन देनी चाहिए। एक फीस जो है उसको हटाया जाना चाहिए। ये एक मतलब पता नहीं किसने इसको आइडिया दिया कि एक ग्राउंड बनी और वो जो है ग्राउंड पे फीस लगा दी गई। तो बच्चों के कार्ड बनने चाहिए, उनको फ्री ग्राउंड मिलनी चाहिए। प्लस जहाँ पे ग्राउंड मौजूद नहीं है, मैं रिसेंटली पाक यूरो कॉन्फ्रेंस में स्वात गया, तो स्वात के डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बोला कि हमने हर यूनियन काउंसिल के लिए ग्राउंड एक्वायर की है पैसे देके,
अच्छा। और हमारे यहाँ पर हालत ये है कि 12 करोड़ की आबादी का ये सूबा जो जिसे पंजाब बोलते हैं, और इतना ज़्यादा टैलेंट है जो हम वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह के बच्चे हैं कि वो जब आप देखते हैं आपको दिली दुख होता है कि ये बच्चा क्यों ज़ाया हो रहा है। तो इससे हमारी जो सोसाइटी है वो और नीचे जा रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 4+ हमारा क्राइम रेट हो गया। जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलेगी वो ई गेम की तरफ जाएगा, ई गेम में आएगा तो वो इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल करेगा या कुछ चीज़ें ऐसी करेगा जिससे लाइक दैट ड्रग्स आइस आजकल बहुत हुई और है। आजकल ये तो रुझान बहुत हो गया कि इस तरह की एंटीसेप्टिक मेडिसिन का लेना और जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना, तो ये कितना ज़्यादा मुतासिर करते हैं खेल को और कितना ज़्यादा जंग लगा रहे हैं हमारे टैलेंट को। जी, ये बेसिकली ये जो हमारा प्रॉब्लम है एजुकेशन का, हमारे जो कोचेज हैं वो चंद रुपयों की खातिर, चंद फैसिलिटेशन की खातिर, कोई टूर की खातिर बच्चों को उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। और इसके लिए हमने फैसलाबाद में भी और पाकिस्तान लेवल पे भी आवाज़ उठाई, बल्कि हमने जो लोग स्टीरॉयड मेडिसिन इस्तेमाल करते थे उनको बैन करवाने में हमारी एसोसिएशन का बहुत किरदार है जी। और हम आवाज़ उठाते रहते हैं। बेसिकली हमारी जो डाइट है ना उसमें बहुत सारी हमने एजुकेशन ना होने की वजह से बच्चे को गाइड ये कर दिया या कोच के माइंड में ये बैठ गया कि अगर हमने इसको मेडिसिन नहीं दी तो ये प्लेयर नहीं बन पाएगा। हालांकि अल्लाह ने हर ग़िज़ा में ऐसी ऐसी न्यूट्रिशन रखी है हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो मेडिसिन का यूज़ है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है हमारी स्पोर्ट्स को तबाह करने में। बिल्कुल, और नेचुरली आपकी जो ग़िज़ाएं होती हैं वो आपकी बॉडी को उतना ज़्यादा जैसे वो क़ुव्वत और तक़वियत दे सकती हैं, वो किसी भी तरह के मेडिसिन और सप्लीमेंट्स नहीं दे सकते। तो जो है फिर किस तरह से इतनी हाई फाई ट्रेनिंग के साथ जो है वो डाइट को कैसे मैनेज करते हो और क्या वो पूरा रूटीन रहती है, हम ज़रूर ज़ेब से जानेंगे, क्योंकि ये हर दूसरे हमारे प्लेयर का मसला है कि ट्रेनिंग के लिए भी वो तैयार है और बहुत जो है वो हार्डकोर ट्रेनिंग्स करते हैं, लेकिन डाइट का बड़ा इशू आता है, ट्रेनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के मैदान से जब भी कोई भी हमारे पास प्लेयर्स आते हैं तो टैलेंट की तो हम भरपूर अंदाज से जो है उनकी पजीराई करते हैं, टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन उनके उस अचीवमेंट्स के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी मुश्किलात होती हैं, उन पर बात करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी हुकूमती सतह पर इक़दाम बेहतर हो जाएंगे तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जो है आसानी पैदा होगी और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो किसी न किसी वजह से किसी मुकाम पर जाके अपना गेम या अपना पैशन छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके घरों का जो है वो चूल्हा नहीं जलता है, उनकी लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ज़ुहैब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब आपने जैसे बताया कि माशाल्लाह अचीवमेंट्स तो इतनी सारी हैं, आपको अभी जब डाइट के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो अपने फ्यूचर के लिए आप क्या स्कोप देखते हो कि किस तरह से खेलों के साथ मुंसलिक हो, मेहनत भी करते हो, अचीवमेंट्स भी पास हैं, लेकिन क्या फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हो जिस तरह से होना चाहिए एक एथलीट को? जी, कोशिश इंशाल्लाह पूरी है कि अपना बेस्ट दें, क्योंकि अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द किसी महकमे में अच्छी पोस्ट पे जॉब वगैरह भी मिल जाए, डिग्री भी कंप्लीट हो जाए, चूँकि गेम बेस पे स्टडी वगैरह हो रही है, बाकी इतना कोई बजट तो नहीं है घर का कि हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी। और लगता है कि ये चीज़ें इतनी ईजी गोइंग हैं कि आराम से हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि मेहनत है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे फिर तो नहीं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ज़ुहैब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे स्कूलों में मौजूद हैं, कॉलेजेस में मौजूद हैं, जहाँ पे हम जो है अगर उनको स्कूल कॉलेजेस से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें तो हमें बहुत सारा जो है हम टैलेंट उसको पॉलिश कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में एक भारी तादाद जो है वो फिजिकल टीचर्स की है, उसके बावजूद हमें एथलीट्स या स्पोर्ट पर्सन बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? इसकी पीछे वजूहात जो हैं मैं समझता हूँ और भी रीजंस होंगी, लेकिन जैसे आपने बोला कि बड़ी तादाद है, 5000+ फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर फिजिकल टीचर हैं स्कूलों के अंदर जी। एक नंबर 1 तो स्कूलों में गेम ख़त्म कर दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से हुई या कैसे हुआ आई डोंट नो। मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल जो है वो इन चीज़ों से, गैर अखलाकी चीज़ों से और इंटरनेट से बाहर निकले, तो उसके लिए गेम्स स्कूल में होनी चाहिए। ये निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा है। हम पहले बोलते होते थे गैर निसाबी, ये गैर निसाबी नहीं है, ये निसाबी है। जो एक फिजिकली फिट इंसान है उसका मेंटल भी फिजिकली फिट होगा।
तो हमारे जो टीचर्स हैं 5,000 प्लस, वो काम नहीं कर रहे, वो अपना हार्डवर्क छोड़ के बहाने बना के वो इससे स्किप हुए हैं। वो गवर्नमेंट ने तो उनको फैसिलिटी एक बाकायदा फिजिकल के लिए रखा है। अगर एक फिजिकल टीचर 10 एथलीट्स कोई किसी भी गेम के पैदा करे, तो पंजाब जिसे 12 करोड़ या 11 करोड़ की आबादी का सूबा कहा जाता है, वहां पे लाखों के हिसाब से एथलीट्स आ सकते हैं। और एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे दूसरी कोई इंडस्ट्री है, ऐसे स्पोर्ट्स भी इंडस्ट्री है। हम उसको उसी तरह ले रहे हैं जैसे कि हमने जस्ट ये खेल है, तमाशा है, ये ऐसा नहीं है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से, जैसे यूरोपियंस कंट्री और डेवलप कंट्री करते हैं, वो इसको एज ए इंडस्ट्री लेते हैं। और स्पोर्ट्स टूरिज्म के नाम पे भी बहुत सारा टूरिज्म यहाँ पे आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में फिजिकल टीचर हैं, उनको गवर्नमेंट को करना चाहिए, उनको पूरी तरह उनको पाबंद करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को करें। और जो गेम्स बंद कर दिए गए हैं स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लास्ट ईयर में कुछ थोड़ी सी हिलजुल हुई है, तो ये होनी चाहिए। अगर हम स्कूल लेवल से बच्चों को, बेसिकली बच्चा जो है ग्रास रूट लेवल से ही एथलीट निकलता है। बिल्कुल। वो अगर 14-15 साल की उम्र से 6, 7, 8 क्लास से निकल के आएगा, तो फिर वो यूसेन बोल्ट बनेगा, फिर वो अरशद नदीम बनेगा। हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स ऐसे मौजूद हैं। ये नहीं कि अब से, जब से पाकिस्तान बनाया है, आप यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे एथलीट गुजरे हैं। मैं एक दो के नाम लेता हूँ। बर्ड ऑफ एशिया का खिताब मिला हमारे सर अब्दुल खालिक को जी। और 50+ उनके गोल्ड मेडल थे इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया के एक एथलीट ने उसको, बल्कि ये जो बर्ड ऑफ एशिया का उनको खिताब मिला है, ये पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने दिया। सही। वहां पर उनके एथलीट्स को उन्होंने बीट किया, सर अब्दुल खालिक साहब ने। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कहा ही इज अ बर्ड ऑफ एशिया, एजाजी लक़ब मिला ना, एजाजी लक़ब मिला। तो उन्होंने 50+ गोल्ड मेडल हासिल किए। इसी तरह हमारी पूरी एक चेन है एथलीट्स की, हमारा एक इमेज है। अब हम आप देखें सैफ गेम या दूसरे गेम्स जो हो रहे हैं, एशियन गेम, उनमें हमारा नाम तक नहीं है, जबकि हम एशिया में बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं एथलेटिक्स के मामले में भी और दूसरे गेम्स के मामले में। रिसेंटली जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है दुबई में, उसमें पाकिस्तान के 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया के 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 29 फीमेल्स थी और 31 मेल्स थे। और एशिया के अंदर इंडिया ने 3rd ट्रॉफी जीती और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। किस वजह से? कि हम उन पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, जो ग्रास रूट लेवल से होनी चाहिए। स्कूल के फिजिकल टीचरों को पाबंद करना चाहिए, वहाँ गेम हो, स्कूल को पाबंद करना चाहिए कि वो अपने गेम्स करवाएं। और फिजिकल टीचर्स की इतनी ज़्यादा गैर दिलचस्पी की वजह ये भी है ना कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं होता, उस तरह से उनकी भी तवज्जो नहीं है कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं वो क्या बच्चों को आया कोई ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते। और उसका नतीजा ये निकला कि अब गेम्स बिल्कुल बंद हो गई हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर सेहतमंद माशरे को तश्कील देना है तो उसमें खेलों का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। और ज़ैब जैसे कि बहुत सारी इशूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एज प्लेयर अगर मैं आपसे जानूँ, एज एथलीट, तो आप क्या चाहोगे कि हुकूमती सतह पर किस तरह के इक़दाम होने चाहिए फैसिलिटेट करने के लिए एक एथलीट को, वो चाहे किसी भी गेम से या ख्वाह ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी प्लेयर हो किसी भी तरह के शोबे का, तो कैसी एक स्पोर्ट पर्सन के लिए कैसी सहूलियात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ग्राउंड वगैरह होने चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। और गेम को, हर गेम को, ज़रूरी नहीं कि एथलेटिक कोई, हर गेम को सपोर्ट किया जाए और कॉलेज स्कूल लेवल की सतह पर मुकाबले हों और प्राइज वगैरह मिले, तो ऐसे फिर नाम वगैरह जो प्लेयर लेगा, कोई हौसला अफजाई होगी, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो तब फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट था? क्या फैमिली खुश थी कि आप खेलों की तरफ जा रहे हो? और अभी क्या सेम उनका एटीट्यूड है, सेम उनकी सपोर्ट है, या फिर अब थोड़ा सा उसमें चेंज दिखाई देता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी कोई सपोर्ट नहीं थी और अब भी कोई सपोर्ट नहीं है। और अपनी स्ट्रगल की है, मतलब कोई साथ में काम भी किया, अपनी डाइट के लिए काम करके अपनी डाइट पूरी की है, गेम कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ आगे,
लेकिन घर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उधर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता उनके लिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन वगैरह में जाते हो या कुछ भी सांस होते हैं, विन करके लाते हो मेडल्स वगैरह, तो तब भी थोड़ा बहुत वो हौसला अफजाई करते हैं या तब भी वो यही सजेस्ट करते हैं कि बस अब इसको छोड़ो, कुछ और करो? बस बातों से ही कर देते हैं। हाँ। लेकिन मतलब जैसे कोई स्पोर्ट करना चाहिए, खर्चा करें ऊपर, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर हम अपने प्लेयर को वो ग्राउंड देंगे ही नहीं, वो लेवल उसको वो उस तरह का प्लेटफॉर्म ही मुहैया नहीं करेंगे जिससे वो फैसिलिटेट हो सके और फैमिली को नजर आए कि भाई बच्चा यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मेहनत कर रहा है, तो उसका कुछ आउटकम आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा हमारा टैलेंट जो है वो उस तरह से उभर कर आ सकेगा जिस तरह से उनको पजीराई मिलनी चाहिए। स्पोर्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और खेलों के हवाले से एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास भी ये होती है कि खेल जो है वो आपकी सेहत के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के साथ बहुत जो है वो गहराई के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आप सपोर्ट पर्सन होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो आपको आपकी ज़िंदगी में भी दिखाई देता है। इसलिए हमेशा से खेलों के रुझान की जानिब, खेलों को तरक्की देने की जानिब, खेलों के हवाले से गवर्नमेंट को कितना फैसिलिटेट करना चाहिए, कितनी आसानियां पैदा करनी चाहिए, इन तमाम हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम गाहे बगाहे गुफ्तगू करते रहें, ताकि जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे किसी भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट के किसी भी प्लेयर को फेस करनी पड़ी, अगर कहीं ना कहीं एक दो प्लेयर्स की या एक दो डिपार्टमेंट्स की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो हमें लगेगा कि हमारे प्रोग्राम करने का पर्पस जो है वो पूरा हो गया। हमारे पास बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। हमारे साथ है एक और स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है अहमद जुल्करनैन, DPSC के ये जो है वो स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ इंटर बोर्ड कॉलेजेस पाकिस्तान मेडलिस्ट इन हाई जंप हैं और अभी जो है फिलहाल एग्जाम्स देकर जो है वो फ्री भी हुए हैं। कैसे हैं आप अहमद? खैरियत से हैं? और एनर्जी वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो स्पोर्ट पर्सन की एनर्जी गर्मियों में भी वैसी रहती है या थोड़ी डाउन हो जाती है? गर्मी कुछ ना कुछ असर तो करती है, लेकिन बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। और कैसी जा रही है ट्रेनिंग वगैरह, और खेल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ट्रेनिंग सही जा रही है, हम सुबह शाम दो टाइम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये है कि गर्मी थोड़ा असर करती है अपना। हाँ। लेकिन इसलिए हमने अपना अरेंज कर लिया ट्रेनिंग को, हम सुबह टाइम कर लेते हैं ट्रेनिंग, मतलब काफी, बाकी थोड़ी बहुत शाम को। क्योंकि आप हाई जंप में मेडलिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगी आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6.2। माशाल्लाह। और मेडल मैं आपके गले में देख रही हूँ, जरा इसके हवाले से भी बताइएगा कि कौन कौन सा मेडल है? जी ये एक पाकिस्तान इंटर बोर्ड है जो इस्लामाबाद में हुई थी, तो हाई जंप में हमारे मेडल लिया था, और दूसरा यहाँ पे हुए थे डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुए डिस्ट्रिक्ट के, तो उसमें हाई जंप पे। बिल्कुल ठीक है। और खेलों का शौक जो था वो शुरू से था या फिर जैसे कि सर से मुलाकात हुई, और सर से किस तरह से मुलाकात हुई, किस तरह से एसोसिएशन के साथ अटैच हुए? जी खेलों का मुझे ज़्यादा शौक नहीं था, मतलब मेन मुझे कंप्यूटर वगैरह का, तो लेकिन ना मेरे जो बाबा हैं वो खुद एथलीट रहे हैं, तो अच्छा। वो इनके फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने इनसे मेरी मुलाकात करवाई, तो इस तरह ज़्यादा शौक पड़ गया। बाबा एथलीट है, फिर तो घर से तो फुल सपोर्ट होती होगी? हाँ, मुझे घर से अल्हम्दुलिल्लाह फुल सपोर्ट है। हाँ, और अम्मा खाने पीने का फिर उस लिहाज से ख्याल भी रखती हैं, या फिर जो है वो सर कहते हैं कि नहीं स्ट्रिक्ट डाइट करनी है, कोई चीट मील नहीं, कुछ भी इस तरह से नहीं, ख्याल तो करना पड़ता होगा? हाँ, ख्याल करना पड़ता है, ज़रा सैलेड वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ती हैं ताकि पावर जिसमें रहे। बाकी होता है कि थोड़ा बहुत होता है घरों में कि मामा वगैरह खिला देती हैं इस तरह की चीज़ें भी साथ। क्योंकि आप हमारे बहुत यंग जो है वो स्पोर्ट पर्सन हो, तो आपको लगता है कि जिस लेवल पर आप खेल रहे हो यहाँ पे किस तरह की जो है चैलेंजेस हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो एज प्लेयर आपको फेस करनी पड़ेगी, या अभी तक तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली चल रही हैं? जी हमारे ये है कि ना जो हमारे ग्राउंड वगैरह हैं इनमें ज़रा है कि इस तरह हमारे ग्राउंड ना वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और हमें ना काफ़ी इक्विपमेंट नहीं होते हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब मुझे ट्रेनिंग करने के लिए ना इधर वापडा कॉम्प्लेक्स वहाँ जाना पड़ता है, तो हमारे अपने पास वो हाई जंप के गद्दे वगैरह नहीं है, तो ये है कि हमें ज़रा इस तरह की और डेली की आपकी रूटीन है, और कितने आवर्स के लिए जो है वो ट्रेनिंग करते हो? ये हमारी होती है कि ना 2 से 3 घंटे होती है सुबह टाइम, और शाम टाइम थोड़ी कम होती है, 1-1.5 घंटा बस। तो इसके अलावा भी कोई एक्सरसाइजेज वगैरह जो है वो रूटीन का हिस्सा होती हैं, या हाई जंप वगैरह की ट्रेनिंग में इतना वो तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाती है, खाना पीना डाइट, और फिर ये इतना इनफ? हमारा ना एक शेड्यूल बना होता है कि हफ्ते में इतने दिन ये करनी है, इस तरह, ठीक है, तो हमारे 2 दिन हाई जंप का होता है, और बाकी इस तरह जिम वगैरह अलग होती है, इस तरह होता है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हमारे बच्चे जो है वो ट्रेनिंग तो कर ही रहे होते हैं, वो मेहनत इतनी करते हैं, ट्रेनर्स के हवाले से भी मैं पूछना आपसे चाहूँगी कि क्या फैसलाबाद में
इतने ट्रेंड जो कोचेज है वो मौजूद हैं जो अच्छे से उनको ट्रेन कर सकें, या इस हवाले से भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है? किसी हद तक तो मौजूद है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली अगर ट्रेनर्स की बात करें तो उनको सिखाने के लिए गवर्नमेंट के पास भी इन्होंने रिसेंटली पंजाब ने एक स्टेप लिया है कि कोचेज़ को कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, और उसमें भी कोई उन्होंने मखसूस क्राइटेरिया रखा है। तो कोचेज़ का जो है ऐसा है कि हम 3 लोग हैं, तो हमने तीनों ने हम साबका एथलीट रहे हैं। मैंने 2001 में 128 किलोमीटर 11 घंटे 49 मिनट में मैंने 4 सेशन में दौड़ी है। अच्छा। और 128 किलोमीटर का मतलब है फैसलाबाद से लाहौर तक। अच्छा। तो ये फेडरेशन के अंडर मैंने की है ये रेस। तो मैं खुद एथलीट रहा हूँ, मेरे दोस्त राना जुल्कनैन जिनके ये साहबजादे हैं, वो 110 एक रुकावट दौड़ होती है, हाई जंप होता है, वो उसके नेशनल चैंपियन रहे हैं। और इसी तरह मियाँ आतिफ साहब हैं, वो एक स्कूल रन करते हैं और वो भी एथलीट रहे हैं और पंजाब कॉलेज की तरफ से वो चैंपियन रहे हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेस के। तो हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ डिलीवर करें अपने इलाके के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 7 यूनियन काउंसिल के अंदर, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, तो हमारे पास ग्राउंड मौजूद नहीं है। तो हम गवर्नमेंट स्टाफ कॉलेज की ग्राउंड यूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमें कई दफ़ा पाबंदियों का सामना होता है प्रिंसिपल्स की तरफ से कि इधर भाई आप नहीं खेल सकते, ये हमारी गवर्नमेंट की प्राइवेट हॉस्टल की ग्राउंड है। तो जो कोचेज़ हैं वो ये इस तरह मैं भी टाइम देता हूँ, राना जुल्कनैन साहब भी टाइम देते हैं, मियां आतिफ साहब भी टाइम देते हैं। तो हम ये फ्री ऑफ कास्ट हमने एक मिशन सोचा है कि हम अगर हम अपनी नस्ल को इस चीज़ से बाहर ले आएँ, ये गेम से बाहर ले आएँ, ग्राउंड को आबाद कर दें और हॉस्पिटल को वीरान कर दें। तो हमारा ये पर्पज़ और हमारी एसोसिएशन का भी यही है। तो हमारे पास कोचेज़ के हवाले से काफ़ी तादाद मौजूद है फैसलाबाद के अंदर। तो लेकिन हमें आ जाके प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो ग्राउंड्स के हैं, ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के हैं। जैसे अभी बच्चे ने जिक्र किया कि हाई जंप के गद्दे मौजूद नहीं हैं, उन गद्दों के लिए इन्हें गवर्नमेंट की पाकिस्तान वावडा की ग्राउंड में आना पड़ता है। हाँ। वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वो वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वो भी हमारे उस्ताद वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें वहाँ पे गेम करने में आसानी होती है। लेकिन हर बच्चे तक तो एक्सेस नहीं होती ना पॉसिबल, कि जैसे कि आपका तो चले कोई जानने वाला है तो उनके थ्रू करके अपने प्रॉब्लम का किसी न किसी तरह से हल कर लिया। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से अपनी गेम छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे रिसेंटली अभी ज़ुहैब शाह ने बताया कि घर से सपोर्ट नहीं है, तो घर से जब वो देखते हैं कि यार मतलब कैसे चलेगा ये, माशरती तौर पे हम कैसे डेवलप होंगे, और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि यार इतनी दूर जाना पड़ेगा, कैसे करेगा ये, क्या होगा। तो वो फैसिलिटेशन ना होने की वजह से बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारे टैलेंट जो हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है। और उसको हमारी जो है वो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी गेम हो और हम नेशनली और इंटरनेशनल मेडल लें, तो उसके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत जो है उनको फैसिलिटेशन है, उनकी ग्राउंड्स की है, और दूसरी ये फैसिलिटेशन है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट इस मामले में किसी हद तक सपोर्ट नहीं कर पाती। जो वो करती है उनको सही तरह से हम तक या ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाया नहीं जाता। जैसे फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ क्लब्स गेम कर रहे हैं और सारे के सारे क्लब जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं। और बहुत बार हमारे पास भी बहुत सारे जो है फेडरेशन से या एसोसिएशन से लोग आते हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह के इक़दाम होने चाहिए जो कि हमारे आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन जो है उसे पॉलिश कर सकें। क्योंकि हमारे जितने भी सपोर्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का एसेट और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास हमारा बड़ा यंग टैलेंट मौजूद है। अहमद, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप क्या देख रहे हो कि यंग जितने भी एथलीट्स हैं उनका फ्यूचर क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास मौजूद हैं? जी आजकल जो सा ना चल रहा है, मतलब हमें अक्सर ना जो स्पोर्ट्स में है ना उसकी ये होती है कि ना वो आगे जाकर कोई जॉब करेगा, यानी कि उनका फाइनेंशियल वो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो अदारे हैं वो आजकल ना स्पोर्ट्स को छोड़ रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन को भर्ती नहीं कर रहे। ठीक है, जैसा वापडा है,
ये भी आजकल नहीं भर्ती कर रहा है। इस तरह दूसरे जो से ना डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं कर रहे, तो इससे ना ज़रा होता है कि दिल टूट जाता है कि हम इसके लिए कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी सही है। कभी ऐसा फील होता है कि मतलब एज स्पोर्ट पर्सन के पूरी मेहनत की है और अपना 100% दिया है और चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं कर रही, फिर उसमें पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं? क्योंकि पहले तो आपने बताया कि आपके अब्बा की बहुत जो है इसमें सपोर्ट आपकी है, लेकिन जब कोई ना कोई एक लम्हा होता है ना जिसमें आप बहुत वीक फील करते हो, तो फिर उसमें वो किस तरह से आपको करेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं? मतलब कई होते हैं कंपटीशन, जिस तरह आप कई जीत भी जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमें हारने पड़ते हैं, मतलब कुछ होता है नहीं जिस्म वगैरह चलता है। तो जो बाबा है ना, मतलब वो कभी काफ़ी करते हैं कि कोई नहीं, अगली बार सही, मतलब कंपटीशन है, कोई नहीं, हार जीत होती रहती है, तो इस तरह वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक बड़ी ही सेहतमंदाना फिजा को परवान चढ़ाते हैं और उससे हमारे प्लेयर्स बहुत सीखते हैं। क्या हमारे यहाँ उतने सफिशिएंट कंपटीशंस होते हैं जितने रिक्वायर्ड हैं? नहीं, इतने नहीं है, हमारे पास कंपटीशन की भी कमी है। हम लाइक दैट हम एसोसिएशन जो है अभी रिसेंटली हमने एक चेंज चलाई है। अभी हीट वेव्स की वजह से हमने 2 जून का इवेंट पोस्टपोन किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह 14 अगस्त को एक रोड रेस करवा रहे हैं और भी बहुत सारे हम इवेंट्स करवा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो बेसिकली एथलीट जो है ना, उसमें जो सबसे पहले स्किल आती है ना, वो आती है बर्दाश्त की। जब आप जीतते नहीं हैं तो आप बर्दाश्त करना सीखते हैं। हमारे माशरे में इस वक्त अदम बर्दाश्त की सूरत बहुत ज़्यादा है। तो जो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, उसमें तो फर्स्ट डे जो उसे चीज़ सिखाई जाती है या उसे इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे। फिर जैसे इन्होंने बताया कि इनके वालिद जो है इनको इनकरेज करते हैं कि डोंट वरी, अगर इस दफ़ा हारे तो अगली दफ़ा जीतोगे। और इसीलिए हमारा वो बिलीव है कि एक स्पोर्ट पर्सन की जो सपोर्ट होती है वो उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। साथ ही साथ मैं चाहूँगी, क्योंकि हमेशा से हम जो है वो अपनी फीमेल्स का, बच्चियों का जिक्र भी करते हैं, तो लड़कियों के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोप है और कितना ज़्यादा आसानी या मुश्किल है? नहीं, स्कोप तो जैसे लड़कों का है एज इट इज़ ही लड़कियों का है। ये कहीं पे भी नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बच्चियां नहीं। बच्चियां तो बच्चों से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो उनमें करने के लिए जो हमें हर्डल्स पेश आती हैं बच्चियों के लिए, ख़ासकर फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि हमारा एक माशरा है और उस माशरे में किसी हद तक जो है डोमिनेट मर्द करता है, तो उस माशरे के अंदर बच्चियों को प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक है। तो हम बच्चियों को साथ साथ बच्चियों को भी करवाते हैं। अभी जो हम 2 जून में इवेंट करवा रहे थे उसमें बच्चियों के भी इवेंट्स थे और फैसलाबाद की बहुत सारी बच्चियां जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कम फैसिलिटीज के साथ फिर ट्रेनिंग करवाना उनके लिए कितना, कैसे आप मतलब किस तरह से मैनेज करते हो? ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? ये इसके लिए बड़ा मुश्किल करना पड़ता है, खासकर ग्राउंड की लेवल पे जब आप बच्ची को लेके आते हो तो उसमें वालिदैन का जो कंसर्न होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उनको हम जो है वो मेंटली तौर पे तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी ये बेटियां हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं और किसी हद तक फिर हम कामयाब भी होते हैं। और जब बच्चियां जीत के आती हैं और मतलब उनके वालिदैन को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो फिर वो हमारे साथ फैमिली एज ए फैमिली हमें समझना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्ट में तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब फैमिली, हर बच्चा जो है जिस तरह हम मेल्स को देखते हैं ऐसे फीमेल्स को नहीं देखते। हमारा माशरा उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो मज़हब इस्लाम जो है वो तो इस चीज़ के लिए है कि एजुकेशन सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। और मैं यहाँ से आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यंग एथलीट का आप क्या फ्यूचर देखते हैं और इसी हवाले से गवर्नमेंट से क्या डिमांड या अपील क्या करना चाहेंगे कि वो इसमें किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, फ्यूचर तो हमारा बहुत ब्राइट है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितनी हमारे पास यंग एज के बच्चे और बच्चियां हैं, आई थिंक एशिया में पूरे में किसी के पास नहीं है। तो हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट जो है उनको गवर्नमेंट मुलाजमत के लिए फोर्स करे डिपार्टमेंट्स को, या इसके लिए खुद से कुछ वो बंदोबस्त करे और इसी तरह ग्राउंड्स के मामलात हैं उनको देखे। और जितनी भी, जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कैसे आप सेहतमंद माशरा,
अब अगर आप हॉस्पिटल को वीरान करना चाहते हैं तो ग्राउंड को बात करने के लिए, बच्चों को ग्राउंड में लाने के लिए जो रुकावटें हैं हमारे उनको भी खत्म करनी प्रोग्राम की चाहिए। यही कोशिश रहती है कि हमेशा से हम जो है वो सपोर्ट के हवाले से, खेलों के हवाले से खसूसी बात करें, ताकि जो है हम इर्द गिर्द जो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी एंग्जाइटी है, अदम बर्दाश्त है और बहुत ज़्यादा बीमारियों ने हमें घेर लिया है, हम उन तमाम चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो वाकई हमें अपने ग्राउंड को जो है आबाद करना पड़ेगा, तभी हमारे हॉस्पिटल जो है वो वीरान होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और तमाम देखने वालों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।